हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट पावर। गाइस, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग कुछ एग्जाम में आने वाले जो आपके अधिकतम कंपटीशन एग्जाम में आते रहते हैं। वन डे एग्जाम में आपको अधिकतर आपको ये देखने को क्वेश्चन मिलते हैं। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको कुछ कृषि क्रंतियाँ के बारे में दिखाई देंगी, ज्वालामुखी के बारे में, अन्य ऐसे ही आपको जनरल नॉलेज देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। गाइस, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ प्रमुख कृषि क्रांतियाँ के बारे में कि जो जो कृषि क्रांतियाँ होती हैं उनको किस नाम से जाना जाता है। तो उसके लिए हम लोग जानेंगे कि हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन हेतु जानी जाती है। जो हरित क्रांति होती है उसको खाद्यान्न उत्पादन से रिलेटेड है। और जो श्वेत क्रांति यानी दूध उत्पादन जो होता है हमारा, वह श्वेत क्रांति के अंतर्गत आता है। वैसे जो तिलहन उत्पादन होता है जैसे सरसों, तीसी, वो सब जो तेल उत्पादन होते हैं वो होते हैं पीली क्रांति के। जैसे आप लोगों ने बहुत से देखे होंगे सरसों के तेल, सूरजमुखी के तेल। वैसे ही वो जो तिलहन उत्पादन आते हैं वो पीली क्रांति के अंतर्गत आते हैं। जो मत्स्य उत्पादन होता है, जो मछलियाँ पाली जाती हैं, वो मत्स्य उत्पादन जो होता है नीली क्रांति के अंतर्गत ये मत्स्य उत्पादन की जाती हैं। आपको एग्जाम में अधिकतर ये देखने को चीज़ें मिलती हैं। ये तो उसके बाद झींगा प्याज उत्पादन। झींगा एक प्रकार का सब्जी होता है। वैसे प्याज और उत्पादन जो होता है वो गुलाबी क्रांति होती है, उसके अंतर्गत इसको माना जाता है। और जो मांस टमाटर उत्पादन होते हैं वो हमारे लाल क्रांति के अंतर्गत आते हैं। गोल क्रांति आलू उत्पादन जो होता है वो गोल क्रांति के अंतर्गत आता है। उर्वरक उत्पादन होता है वो भूरी क्रांति के अंतर्गत आता है। और जो हमारी फल बगानी में वृद्धि, यानी जो फल और बगानी में वृद्धि करते हैं वो स्वर्ण क्रांति के अंतर्गत आता है। स्वर्ण क्रांति के अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि फल और बगानी में वृद्धि के लिए किए जाते हैं, वो स्वर्ण क्रांति के अंतर्गत आते हैं। वैसे ही अंडा पोल्ट्री उत्पादन में वृद्धि, अंडा और पोल्ट्री फार्म जो होता है, पोल्ट्री फार्म समझ रहे आप लोगों ने, जो मुर्गी जलाया जाता है, वो आता है रजत क्रांति के अंतर्गत। और जो आपका कृषि के सभी क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि, जो भी कृषि कार्य हेतु किए जाते हैं, जो भी कृषि खेती की जाती है, उसमें जो होती है उत्पादन में वृद्धि के लिए जो क्रांति होती है उसका नाम इंद्रधनुष क्रांति के अंतर्गत ये आपको देखी जाती है। कृषि के सभी क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि होती है। इसी में हमारे अंत है काली क्रांति, बायोडीजल उत्पादन। जो बायोडीजल होता है वो आता है काली क्रांति के अंतर्गत। मसाला उत्पादन आता है बादामी क्रांति के अंतर्गत। वैसे ही नदी जोड़ो परियोजना चली थी, अमृत क्रांति के अंतर्गत आता है। अब तो हमने उर्वरक उत्पादन जो होता है वो ग्रे कलर होता है, जानते हैं आप लोग। उस ग्रे क्रांति के अंतर्गत उर्वरक उत्पादन प्रक्रियाएं आती हैं। बायोडीजल उत्पादन जो होता है वो कृष्ण क्रांति के अंतर्गत आता है। बायोडीजल उत्पादन काली क्रांति में हमने देखा कि कृष्ण क्रांति, ये दोनों क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट याद रखना चाहिए। कभी कभी आपको ऑप्शन में अगर कृष्ण क्रांति नहीं देता है तो काली क्रांति देता है, उसमें से आपको कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। उनमें से जो भी यदि बायोडीजल उत्पादन दिया है, काली क्रांति दिया है तो ठीक है, अगर नहीं दिया है तो अगर कृष्ण क्रांति दिया है इस पर भी क्लिक कर सकते हैं, ये हमारी 100% सही रहेगा। बांस उत्पादन के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। बांस तो होते हैं लंबे लंबे पेड़ की तरह, लेकिन उन्हें घास जानते हैं, घास में उसको माना जाता है। हरित सोना क्रांति उसके अंतर्गत आता है। बांस उत्पादन जो होता है वो हरित सोना क्रांति के अंतर्गत आता है। आइए हम नेक्स्ट वीडियो पे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा हरित सदाबहार क्रांति का संबंध किससे है। हरित सदाबहार क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से। जब भी आपका क्वेश्चन में आएगा कि हरित सदाबहार क्रांति का संबंध है तो हम इसमें लिख सकते हैं खाद्यान्न उत्पादन से। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में हरित क्रांति का शुरुआत कब हुई थी? तो हम कह सकते हैं 1966 से 1967 के बीच में हुआ था। 1966 और 67 में हुआ था भारत में हरित क्रांति की शुरुआत। उसी का आगे नेक्स्ट वीडियो पे आते हैं हम लोग। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग। जब भी आएगा विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग, और वहीं आएगा भारत में हरित क्रांति के जनक। जब क्वेश्चन आएगा भारत में हरित क्रांति के जनक तो हम लिख सकते हैं डॉक्टर एस.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है गेहूं की फसल पर हरित क्रांति का प्रभाव पड़ता है।
श्वेत क्रांति का संबंधित है, श्वेत क्रांति अभी हमने बताया था पिछले टॉपिक में कि दुग्ध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? श्वेत क्रांति के बारे में हम जानेंगे कि श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है, लेकिन श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्किज कुरियन। श्वेत क्रांति के जनक हैं डॉक्टर वर्किज कुरियन। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, ऑपरेशन फ्लड, लड़कियों वाला फ्लड ना, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है डेयरी उद्योग से, यानी दुग्ध उत्पादन से। ये भी है श्वेत क्रांति से संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। और ऑपरेशन फ्लड जो है संबंधित है डेयरी उद्योग से, यानी दुग्ध उत्पादन से। ठीक, आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। 24D है, 24D है खरपतवारनाशी। जो खरपतवार होते हैं, जो कभी पेड़ से पत्ते गिरते हैं या जो भी है घासों से जो सड़ जाते हैं, उन्हें बोलते हैं खरपतवार। खरपतवार को नाशिक में लिए 24D का इस्तेमाल किया जाता है। फलीदार लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों की गांठों यानी रूट नूडल्स में पाए जाने वाले बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण है करते हैं, उसका क्या नाम है? फिर से क्वेश्चन रिपीट करते हैं। फलीदार लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों की गांठों यानी रूट नूडल्स में पाए जाने वाले बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, उनका नाम है राइजोबियम। राइजोबियम जो है वो फलीदार लुमिनस पौधों की जड़ों की गांठों यानी रूट नूडल्स में पाए जाने वाले बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, वो राइजोबियम कहलाते हैं। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जैविक कृषि अपनाने वाला भारत का पहला राज्य। जैविक कृषि अपनाने वाले भारत का पहला राज्य सिक्किम है। सिक्किम जो है वो जैविक कृषि पर ज़्यादा जोर देता है आज भी। हरी खाद वाली फसलें, अब हम जानते हैं हरी खाद वाली फसलें के बारे में। सनई, सनई आप लोग जानते होंगे, सनई यानी सनहेम कहते हैं उसको, ये पानी में पाया जाता है। हरित खाद वाली फसलें में सनई आता है जो पानी में पाया जाता है। ढेंचा, लोबिया, उड़द का दाल होता है, मूंग का दाल होता है, ज्वार तो आप लोग जानते ही हैं। ऐसे जो भी फसलें हैं वो हरी खाद वाली फसलें हैं। ठीक, अब आते हैं हम गेहूं की किस्म। गांव में तो अधिकतर गेहूं होते रहते हैं, आप लोग भी जानते हैं, देखे भी होंगे गेहूं। तो गेहूं कौन कौन सी किस्म होती हैं? कल्याण सोना, अर्जुन, सोनालिका, हीरा, पूसा विशेष। ठीक, गेहूं किस्में हो कल्याण सोना, अर्जुन, सोनालिका, हीरा, पूसा विशेष। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सफेद सोना किसे कहते हैं? पीला सोना तो आप लोगों ने देखा होगा, सभी लोग पहने भी होंगे। अब सफेद सोना किसे कहते हैं? ये हमारा कपास, कपास को ही हम सफेद सोना कहते हैं। अल्फांसो संबंधित है। अल्फांसो आम, मोदी जी वाला, जो मोदी जी खाते हैं आम, अक्षय कुमार पूछते हैं कैसे चूस कर खाते हैं कि काट के, वैसे ही आम जो है अल्फांसो से संबंधित है। बंकी टाप रोग संबंधित है। बंकी टाप रोग संबंधित है केला से। ये जो रोग है बंकी टाप केला में अधिकतर होता रहता है। धान की किस्में हैं। धान, आप लोग चावल खाते हैं, याद रखना चाहिए। धान की किस्में कौन कौन सी हैं? जया, पद्मा, पंकज, जमुना, साबरमती, ताईचुंग 65, यूपी 65, बनारस वाला 65 ना, ताईचुंग 65 यानी 65। धान के खेत में जैव उर्वरक के तौर पर सर्वाधिक उपयुक्त जैव उर्वरक है। धान के खेत में जैव उर्वरक के तौर पर सर्वाधिक उपयुक्त जैव उर्वरक है एल्जोला। एजोला जो है हमारे धान के खेत में जैविक उर्वरक के तौर पर अधिक उपयुक्त माना जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, अपना ज्वालामुखी के प्रकार। वो हमारी जितनी भी क्रांतियाँ थी कृषि से रिलेटेड थी। ये जो हमारा टॉपिक है ये ज्वालामुखी के प्रकार, यानी ज्वालामुखी तो सभी लोग जानते हैं, उसमें क्या बताना है। सक्रिय ज्वालामुखी जो है, देखिए ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी एक होते हैं आपके प्रमुख प्रसुप्त ज्वालामुखी, एक होते हैं शांत अमृत ज्वालामुखी। इन तीनों में हम आते हैं, पहले पढ़ते हैं ज्वालामुखी के प्रकार कौन कौन से ज्वालामुखी होते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी, उसमें भी ज्वालामुखी के प्रकार को बता दें, 3 होते हैं। उनमें सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, कौन कौन से ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी में आते हैं। माउंट एटना, सिसिली द्वीप, इटली। माउंट एटना जो है, माउंट एटना
सिसिली द्वीप में पाया जाता है, इटली में। उसके बाद इक्वेडोर का कोटोपैक्सी, इक्वेडोर का कोटोपैक्सी जो है उस सक्रिय ज्वालामुखी के अंतर्गत आता है। लिपासी द्वीप समूह इटली में भी पाया जाता है। स्टाम्बोली लिपारी द्वीप जो है वो इटली में पाया जाता है, वो भी सक्रिय ज्वालामुखी के अंतर्गत आता है। अंडमान निकोबार का बैरन द्वीप, ये जो हमारा है अंडमान निकोबार में पाया जाने वाला बैरन द्वीप है, ये भी सक्रिय ज्वालामुखी के अंतर्गत आता है। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इक्वेडोर का कोटोपैक्सी, ये भी सक्रिय ज्वालामुखी में आता है। इक्वेडोर का कोटापैक्सी जो है। लिपारी द्वीप समूह इटली का स्टॉम्बोली, अंडमान निकोबार का बैरन द्वीप, ये हमने पढ़ा। मौना लोआ हवाई द्वीप समूह में आता है, मौना लोआ द्वीप का, इसका सक्रिय ज्वालामुखी में भी आता है मौना लोआ। लांगिल्ला एवं बागाना पपुआ न्यू गिनी। माउंट एबुर्ज अंटार्कटिका महाद्वीप में पाया जाता है, माउंट एबुर्ज नाम है उसका। अब आते हैं नेक्स्ट पे, प्रमुख ज्वालामुखी, जो हमारे प्रमुख ज्वालामुखी प्रसुप्त ज्वालामुखी सॉरी, इटली का विसुलियस, जापान का फ्यूजियामा। इटली का विसुलियस जो है प्रसुप्त ज्वालामुखी में आता है, जो इसे प्रसुप्त ज्वालामुखी यानी आधा जला हुआ आधा नॉर्मली जो मिडिल होता है मिडिल में। इंडोनेशिया का क्राकोताओ, अंडमान निकोबार का नारकोंडिन द्वीप। अब आते हैं शांत मृत ज्वालामुखी, जो शांत उसको या मृत बोलते हैं, उस द्वीप में आते हैं। ईरान का दिमबंद, ईरान में पाया जाने वाला जो द्वीप है दिमबंद, वो है शांत और मृत ज्वालामुखी में आता है। पाकिस्तान का कोह एवं सुल्तान, कुछ मानक स्रोतों में इसे ईरान में स्थित बताया जाता है, ये पाकिस्तान में पाया जाता है। ये पाकिस्तान का कोह सुल्तान, कुछ मानक स्रोतों ने इसे ईरान में स्थित बताया है, यानी कुछ लोग इसे ईरान में मानते हैं, कुछ लोग पाकिस्तान में मानते हैं, लेकिन जो द्वीप का नाम है कोह ए सुल्तान। तंजानिया एक देश है, वहाँ का किलिमंजारो जो द्वीप ज्वालामुखी है, तंजानिया का किलिमंजारो जो द्वीप है वो भी शांत और मृत ज्वालामुखी में आता है। इक्वाडोर का चिम्बराजो जो है वो भी शांत और मृत ज्वालामुखी में आता है। अर्जेंटीना जो बताया था मैंने, कुछ एंडीज पर्वत श्रेणी का एकांकुकाओं जो है वो भी शांत मृत ज्वालामुखी के अंतर्गत आता है। तो बस आज की वीडियो बस इतना ही।